हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज के डेट में मैं यहाँ पे आपके सामने एक डिटरमिनेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। ये टॉपिक्स आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट हमें पढ़ते हैं, अभी तक हमने मैट्रिसेज टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया, कंप्लीट वे में मैट्रिसेज को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं सबसे पहले डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये चीजें। तो सबसे पहले देखिए कि डिटरमिनेंट को लिखने का क्या तरीका होता है, कहां से आया था ये चीज, मैं ओरिजिनल बात वहां से करने वाला। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं टू होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस मींस कांस्टेंट वाला पार्ट जीरो होता है, ये तो जानते हैं बच्चों, आपको लास्ट क्लास में मैं ये चीज आपको बेहतर वे में समझाया था। ठीक है, मुझे इस इक्वेशंस को सॉल्व करने, यदि मुझे सॉल्व करने हैं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशंस है हमारे पास, इसमें मैं b2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहाँ पे मैं b1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ये मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बता दीजिए मुझे। आप बोलेंगे a1 b2 x प्लस b1 b2 y इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास a2 b1 x प्लस b1 b2 y इक्वल टू 0। यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये पार्ट तो कैंसिल होता हुआ देख रहे हैं आप ऐसा मल्टीप्लाई ही इस तरह से करा कि दोनों में से कोई एक कम से कम एलिमिनेट हो जाए। जैसे ये एलिमिनेट हो गया तो आप यहां से क्या लिखोगे कि ये जो पार्ट आपके पास है x तो चल कॉमन हो गया, यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 ऐसा लिखते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से क्या आया था, x इक्वल टू 0 आया था, दिस पार्ट इक्वल टू 0। आपके पास इस इक्वेशंस के x इक्वल टू 0 भी तो सोल्यूशंस हो ही सकता है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट हमारे पास बनाना, ये जो पार्ट है इसको देखिए क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये जो पार्ट हमने निकाला यहाँ पे, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इसको मैं अरेंज करता हूं। ये जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं इसको अरेंज करता हूं। इसको अरेंज कैसे करेंगे, अभी देखिए, इसको मैं अरेंज करता हूं कुछ इस फॉर्मेट में। a1 आपके पास b1, a1 यहां पे आप लिखिए b1 a2 b2 कुछ इस फॉर्मेट में। अब देखो कि हमने यहां पे क्या करा कि फर्स्ट रो में a1 b1 a2 b2 जैसा कुछ रखा। ये जो नंबर्स को अरेंजमेंट करने का तरीका होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्मेट में। आपके पास रो और कॉलम के फॉर्मेट में आपके पास ये वाला पार्ट रो होता है, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉलम होता है। रो और कॉलम के फॉर्मेट में इसी डाटा को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, बस एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का जिसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, यदि आप इससे कर दिए तो आप ये बताइए मुझे, इतना पार्ट इक्वल टू 0, आप इसी डाटा को ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जो पार्ट इसमें आपके पास बना, ये जो पार्ट आपका है यहाँ पे, ये जो पार्ट आपके पास है, यही हमारा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोल दीजिए, 2 इंटू 2 ऑर्डर्स के, क्योंकि दो कॉलम है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 आपके पास। ठीक है बच्चों, ये पार्ट। अब आपके पास यदि ये वाला पार्ट है, मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि a1 b1 a2 b2 आपका यदि डिटरमिनेंट हो गया तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की बात आएंगे तो वैल्यू कितना हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। या आप कैसे समझते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्या लिखेंगे बच्चों, ये वाला दोनों मल्टीप्लाई होता है, a1 b2 माइनस a2 b1, वही तो यहाँ पे था, देख लीजिए, वही तो सेम टू सेम यहाँ पे था। मतलब इस चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बस इतना सा बात था। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ रिजल्ट आ जाएगा। आप कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करा और क्या करा, बीच में माइनस लगा दिया, वही माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो आपके पास ये जो आपके पास है यहाँ पे कि a1 b1 a2 b2, पहली बात तो ये जो डिटरमिनेंट के अंदर में है ये क्या है, इसका एलिमेंट्स है। क्या है बच्चों, एलिमेंट्स है। तो क्या यहाँ पे कि एलिमेंट्स ओनली फॉर रियल होता है क्या, नहीं, एलिमेंट्स रियल भी हो सकते थे, इमेजिनरी भी हो सकते थे, फंक्शनल वैल्यूज भी हो सकता है। मैं वो नोट करा देता हूं एक एक करके सारे पॉइंट्स, पहले आप ये देख लीजिए, यहां तक आपके पास ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये किस ऑर्डर के हुए बच्चों, आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर के हुए। तो क्या 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। आपके पास होमोजेनियस इक्वेशंस आप 2 नहीं 3 आ जाए, मान लीजिए 3 इक्वेशंस आ जाए, तो वहां से भी हम लोग उसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मेट में, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्मेट में, रो और कॉलम के फॉर्मेट में एक तरह से अरेंज होके डाटा मिलता है। उस चीज डाटा को हम लोग डिटरमिनेंट बोल देते हैं। आपको सबसे खास बात है डिटरमिनेंट में, यदि आपने मैट्रिसेस पढ़ा है, मैट्रिसेस तो पढ़ा है, उसमें पढ़ते होंगे आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों,
स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता था। तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट में कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो मैट्रिसेज होना क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेज होना चाहिए, अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास जैसे ऑर्डर 2 into 2 का हो सकता था, 3 into 3 का हो सकता था, 4 into 4 का हो सकता था, 5 into 5 का हो सकता था, बस यही हो सकते थे। ऐसा नहीं कि 2 into 3 का कोई एक डिटर्मिनेंट है, यदि ऐसा कोई बोल रहा है तो वो बात ही बोलना गलत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले तो ये 2 into 2 ऑर्डर वाले आप एक बार मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे कि 3 होमोजेनियस इक्वेशंस होगा तो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। थ्री होमोजेनियस इक्वेशंस कुछ ऐसा a1x प्लस b1y c1 z इक्वल टू, होमोजेनियस है तो कांस्टेंट वाला पार्ट 0 बच्चों, a2x प्लस b2y c2 z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, जैसा कुछ इस तरह का आपके पास है। ठीक है, यदि हमारा कुछ ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक होगा वहां से जो मैं रिजल्ट निकालूंगा इसको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 आपके पास c2 a3 b3 c3, ये आपके पास क्या 3 into 3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट हो गए। ये आपके पास क्या बच्चों 3 into 3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट हो गए। आपके पास ऐसा इक्वेशंस होता है, इसको अरेंज करने का तरीका ये पार्ट इक्वल टू 0 कर देंगे, इसके सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में आपके पास जो भी आ रहा था उस डाटा को आप इन्हें यहाँ क्या किया, अरेंज कर दिया रो और कॉलम के फॉर्मेट में। आपके पास कितने रो है, यहाँ पे 3 रो है, 3 कॉलम भी है। अब यहाँ पे एक और बात, ये जो आपके पास एलिमेंट होते हैं ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। अब बोल सकते हैं उतना ज्यादा यूजेस नहीं है इसका, बट आपको पता होना चाहिए, कोई खास बात नहीं। ये वाला पार्ट क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, और ये क्या है, सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट आपके पास। अब मैं एक स्टैंडर्ड वाला डिटर्मिनेंट ले लेता हूं 3 into 3 ऑर्डर्स की, क्योंकि मेनली मुझे किस ऑर्डर पे बात करने होते हैं, 3 into 3 ऑर्डर्स पे ही बात करने होते हैं। 3 into 3 ऑर्डर्स का मतलब क्या, मैं एक स्टैंडर्ड वाला बात कर लू कुछ ऐसा, a11 a12 a13, आपके पास a21 a22 a23 a31 a32 a33 इक्वल टू 0। आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में इक्वल टू 0, अभी जरूरत नहीं है बोलने का, और ये डिटर्मिनेंट है तो डेल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके भी लिखने का तरीका होता है, कोई खास दिक्कत नहीं है, ये डेल्टा करके लिखो कोई खास दिक्कत नहीं। आपके पास कुछ ऐसा, ये पार्ट आपके पास क्या है, एक 3 into 3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट है, 3 into 3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट है। इसमें ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, आप समझ पा रहे बच्चों, और ये वाला पार्ट आपके पास सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल से उतना मुझे काम नहीं है, बस मुझे किससे काम है, प्रिंसिपल डायगोनल वाले पार्ट से काम होता है। यहां पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में क्या है, a11 a22 a33 मींस i इक्वल टू जे, i इक्वल टू जे किस फॉर्मेट में आती है, प्रिंसिपल डायगोनल में आती है। ठीक है, ये i और j क्या है, जैसे हम लोग लिखते थे a i j, आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट करके हुआ करता था, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसा भी सिंबल दिखा ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने ऑर्डर्स के थे, आपके पास 3 into 3 ऑर्डर्स के थे, 3 into 3 ऑर्डर्स के थे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आई की वैल्यू पहले यहाँ पे ले लीजिए, एक बार 1 1 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, इस तरह से। तो ये एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, बस इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बोल सकते थे आप। ठीक है, तो आप इसको समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशंस होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यूज निकल के आ रही होगी उसको हम एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करने का एक टेक्निक जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट से बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में चीजों को अरेंज कर देना। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मैं बताने वाले इसके अंदर में जो एलिमेंट होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, सब बात लिखा देते हैं हम एक एक करके। अब पहले ये एक बार नोट कर लीजिए।
यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ रिमार्क्स पॉइंट आपके सामने है। यहाँ पे नंबर 1 में क्या ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट आपके पास क्या होते हैं ऑर्डर। तो पहली बात तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यही हमारा ऑर्डर की बात हो रही होती है। ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 into 2 2 रोज है 2 कॉलम है तो 2 into 2 ये ऑर्डर हो गया। 3 into 3 की बात है 3 रोज 3 कॉलम तो आपके पास ये ऑर्डर हो गया। 4 into 4 तो ये आपके पास ऑर्डर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सा पॉइंट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ऐसा भी लिखा जाता है। आप ये आपके पास कोई एक मैट्रिसेस था उसमें आप ऐसे मॉडुलस वाले सिंबल लगा देते थे, ये भी डिटरमिनेंट का है। और कहीं कहीं डेल्टा भी वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा भी लिख सकते थे इस तरह से भी या इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट, ये बात आपको इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट ओनली फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का आप ओनली फॉर डिटरमिनेंट निकालते हो, अदरवाइज और दूसरा कोई मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट नहीं निकलता है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ऑर्डर डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यदि ये भी एन और ये भी एन तो एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट जो है वो क्या हो सकता है, रियल हो सकता था, इमेजिनरी हो सकता था और फंक्शनल वैल्यूज भी हो सकती थी। इनफैक्ट इसकी जो वैल्यूज होती है, पहली बात तो डिटरमिनेंट के वैल्यूज निकलते थे, मैट्रिसेस की वैल्यू नहीं आता था, ठीक है, वो एक अरेंजमेंट था। यहाँ पे डिटरमिनेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, वो वैल्यूज क्या हो सकती थी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी रियल भी हो सकता था, इमेजिनरी भी हो सकता था और फंक्शनल वैल्यूज भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक बात है, आप एक बार इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। एंड साथ में ये जो साइन कन्वेंशन की बात है, आप कभी भी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ते तो ये बहुत बार बता चुका हूं अभी तक में कि ये साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। यदि आपको 3 into 3 ऑर्डर्स की बारे में बात करनी है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कहीं से भी चलिए आपको अल्टरनेट दिखेगा। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये हो गया, कुछ इस तरह से ये साइन चेंज हो रहे होते हैं। हमें कभी भी मैट्रिसेस को मतलब या डिटरमिनेंट में यदि बात करनी होती है तो ये साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होता है। डिटरमिनेंट में स्पेशली जब हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे होते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो हमें कोई एक रो या कोई एक कॉलम के करस्पॉन्डेंस करना होता है। मान लीजिए फर्स्ट रो के करस्पॉन्डेंस आपने करा तो फर्स्ट वाला एलिमेंट के पीछे तो आपके पास क्या लिखेंगे, आपके पास प्लस, सेकंड वाला में क्या लिखेंगे माइनस, थर्ड वाला में क्या लिखेंगे फिर से प्लस लिखेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन चलता ही रहेगा, ठीक है। आपको कोफैक्टर में माइनर निकालने में भी आपको बताया था कि साइन का क्या यूजेज है, कैसे साइन हम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ये एक छोटा सा बात है, यहाँ पे कुछ रिमार्क्स करके आपके सामने, इसको भी आप एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम लोग देखते हैं इसके क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, पहले इसको नोट करिए। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे, उसके बारे में सबसे पहले हम कौन समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में नंबर 1 में ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो। आपको क्या बोला कि कोई भी एक मतलब आपके पास डिटरमिनेंट के किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो क्या होती है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फर्स्ट रो आपके पास जीरो, इधर कुछ भी रख दो 4 5 6 7 ऐसा कुछ, कोई एक रो के सारे एलिमेंट जीरो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल था। नंबर 2 में टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल भी बोल सकते थे आप, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, देखिएगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे 1 2 3 5 7 9, आप डिटरमिनेंट बात कर रहे थे, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या तो आइडेंटिकल था बच्चों, क्या ये आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल मतलब सेम आ गया। तो कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना, जीरो होता है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना होता है, जीरो होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। आपके पास ये प्रोपोर्शनल की भी बात बोला गया, इसका मतलब क्या होता है, जैसे देख लीजिए 2 3 5 4 6 10, आपके पास 1 11 13 ऐसा कुछ है, इसका वैल्यू कितना होगा, यहां पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 2 4 3 2 6 5 2 10, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए बच्चों कि आपके पास ये तो आपका दो रो सेम था यहाँ पे, लेकिन ये वाले जो दो रो है आपके पास यहाँ पे 2 तो ये 4 3 तो 6 5 तो 10 है, मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। आइडेंटिकल वाला केस तो ये था, लेकिन प्रोपोर्शनल वाला केस ये पार्ट है, तो ये भी हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगला पॉइंट में बात कर लेते हैं नंबर 3, इफ ऑल द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यदि आपके पास क्या
कि सभी रो और कॉलम को यदि आप इंटरचेंज करेंगे देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देखिएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आती है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देख लीजिए, इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज, यदि आप कोई दो रो और, यहाँ पे और लिखा हुआ है, आप दो रो को चेंज करते हैं या दो कॉलम को चेंज करते हैं, इस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में क्या चेंज होती है, चेंज इन साइन, एक साइन का चेंजेस आ जाता है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने एक एग्जांपल में यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा आपके पास कोई डिटरमिनेंट 1 2 3 2 4 5 6 7 8, इसका जो भी वैल्यूज होगा, ठीक है, वो वैल्यूज, और यहां पे यदि मैं बात कर दूं फर्स्ट रो को सेकंड में 2 4 5 1 2 3 6 7 8, इसकी वैल्यू में एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा। यदि कभी भी आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन लगा दीजिए, यदि दो बार ये काम करेंगे तो दो बार माइनस आएगा मतलब प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन आप कंप्लीटली रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। इट मींस ट्रांसपोज वाला केस में कोई दिक्कत नहीं आती है। ट्रांसपोज मींस ऑल रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या ऑल कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ पे वही चीज बताने वाला था कि आपके पास देखिए कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, इससे एक माइनस साइन आ गया है। याद रहेगा ये बातें, आप सेम टू सेम कॉलम में भी कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वहां पे आपका एक माइनस यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज आ जाते हैं। ठीक है, एक लास्ट वाला ये प्रॉपर्टी देखिए फोर्थ नंबर, इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज इन साइन, ये तो बता रहा था यहाँ पे, इसी पार्ट का ये था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने में टोटल 4 प्रॉपर्टीज रखा, देखिए बहुत ही सिंपल है, 4 प्रॉपर्टीज, आपको कोई याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पहला प्रॉपर्टीज क्या था, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होता है। नंबर 1 पॉइंट याद रखिएगा इसको। नंबर 2 में कोई भी दो रो और कॉलम या तो आइडेंटिकल हो जाए या तो प्रोपोर्शनल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अगेन 0 हो जाता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3 में बात करेंगे, इफ ऑल द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यदि हम किसी भी दो रो और मतलब आपके पास ऑल रोज और ऑल कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इट मींस हम ये बोल सकते थे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों, सेम होता है क्या, बिल्कुल सेम होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे इसके वैल्यूज में कोई भी फर्क नहीं बनता है। नंबर 4 में था किसी दो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आप तो एक माइनस साइन आ जाता है यहाँ पे, जैसे आपको दिखाया था। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉपर्टीज है, आप इसको एक बार नोट करिए, फिर इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे मैं कुछ डिटरमिनेंट्स का जो एप्लीकेशंस होता है, हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं इस चीजों को, डिटरमिनेंट्स वाला पार्ट का, वो कुछ बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेज आर, मान लीजिए वर्टिसेज आर मतलब एक्स आर वाई आर है, आर की वैल्यू 1 2 3 मींस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है। यदि किसी भी एक ट्रायंगल का वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3 है बच्चों, तो इस केस में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ये वाला पार्ट 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, आपके पास कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला आपके पास एक फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। आपको पता होगा जैसा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 0 हो जाए तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर बोला जाता है। कोलिनियर मींस एक लाइन पे आ जाता है। ठीक है, एक लाइन मतलब आपके पास क्या, तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे बच्चों, कोलिनियर्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बेसिक लेवल की बात है, आपको पता होगा। अगला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, आपके पास 2 पॉइंट्स दे दिया मैं यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2, आपके पास 2 पॉइंट्स है। इस 2 पॉइंट से यदि एक कोई लाइन पास करेगी तो उस लाइन के इक्वेशंस क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिएगा x, y, 1, आपके पास कोई एक पॉइंट आप एज्यूम कर लो x, y, दूसरा पॉइंट x1 y1 1, तीसरा x2 y2 1, ये जो हमारे पास है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस है। यदि आप इसको ओपन करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे, एक्स वाई में एक रिलेशन दिखेगा और ये रिलेशन हम लोग किसका, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर 3 एप्लीकेशन देखिए, बहुत ही आसान। द लाइंस, आपके पास ऐसे 3 लाइंस है, एक लाइन आपके पास ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दूसरा लाइन ये वाला पार्ट एंड तीसरा लाइन आपके पास ये वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, आपके पास जब 3 लाइंस है और 3 लाइंस आर कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब क्या होता है, आपको मैं कंकरेंट का मतलब पहले समझाता हूँ। एक लाइन मान लीजिए ये है, दूसरा लाइन ये है आपके पास एंड तीसरा लाइन ये है। 3 लाइंस यदि किसी एक ही सिंगल पॉइंट से होते हुए पास करें, एक सिंगल पॉइंट से होते हुए पास करें, 3 की 3 लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट से होते हुए पास करें तो ऐसे लाइंस कंकरेंट लाइन कहलाते हैं। मिनिमम 3 लाइंस हो सकती है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता था।
आप बोलेंगे दो लाइंस के केस में बात कर सकते हैं क्या? नहीं, दो के केस में ये कंकरेंट वर्ड नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे कि मोर देन टू लाइंस यदि किसी एक सिंगल पॉइंट से आते हैं तो इसके लिए कंडीशंस बनती है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू क्या है बच्चों? यहाँ पे 0 है। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हम लोगों को कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस में ये पढ़ने को था कि हमारे पास क्या 3 लाइंस दिया गया है और तीनों के तीनों कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब सेम पॉइंट से पास कर रही है, तो कंडीशंस क्या होंगे? तो ये वाला कंडीशंस होगा, आप याद रख सकते हो। ये तो आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। डिटरमिनेंट का एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और कहां अप्लाई करते हैं आप मुझे बताइए, आप कहां पे चीजों को अप्लाई करते हैं? डिटरमिनेंट का यूज कहां कहां करते हैं? सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बात करूं वेक्टर में कहां पे यूज होता है, बताएंगे कोई वेक्टर में कहां यूज होता है? हम लोग यदि एप्लीकेशंस वाइज बात करें तो वेक्टर में बच्चों यहाँ पे जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, याद करिए जब ए क्रॉस बी लिखते थे, ए क्रॉस बी में क्या बात करते थे कि आपके पास क्या आई जे और के का कोफिशिएंट फर्स्ट रो में आई जे के फर्स्ट रो में होता था, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट, सेकेंड थर्ड रो में आपके पास सेकेंड वेक्टर का कोफिशिएंट होता था, उसका डिटरमिनेंट निकालते थे। तो ये डिटरमिनेंट वाला पार्ट से मतलब उसको सिंप्लीफाई करते थे तो आपको क्या निकलता था? यहाँ से ए क्रॉस बी निकलता था। तो आप ये भी बोल सकते थे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में हम यूज करते डायरेक्ट वे में। ठीक है बच्चों, आगे आप जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे ए क्रॉस बी, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था, उसका कहां यूज होता था? तो मैं यदि बताऊं तो वहां पे आप पैरेललोग्राम्स का जब एरिया निकाल रहे थे तो पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होता था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी करके हुआ करता था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था बच्चों? 1/2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी करके होता था, जस्ट उसका हाफ हो जाता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब हम लोग पैरेललोग्राम्स के एरिया की बात करें, ट्रायंगल्स के एरिया की बात करें तो हम लोग को डिटरमिनेंट तो चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट को मतलब कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट का भी यूज वहां पे भी करना होता है। और कहां पे? यदि मैं वेक्टर में ही बात करूं बच्चों तो आपको याद होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या काम करते थे? किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट हुआ करता था। आपको याद होगा कि बॉक्स प्रोडक्ट में हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे कि कुछ ऐसा ए बी सी इस तरह का कुछ पार्ट होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिटरमिनेंट मेथड का ही तो यूज करते हैं, डिटरमिनेंट का ही कंसेप्ट तो लगाते हैं बच्चों। आपको याद होगा ए का एक कोई वेक्टर है, बी कोई एक वेक्टर, सी कोई एक वेक्टर है। ए वेक्टर का जो आई जे के कोएफिशिएंट है फर्स्ट रो, बी वेक्टर का जो आई जे के कोएफिशिएंट है सेकंड रो, सी वेक्टर का जो आई जे के कोएफिशिएंट है थर्ड रो। आप उसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में क्लोज करते हैं और वही हमारा वैल्यू हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। आपको ये भी बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम देता है बच्चों, याद होगा आपको अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है, उसका यदि वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाना होता है मुझे, किसी भी दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट वाला कंसेप्ट है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? डिटरमिनेंट मेथड है। आपको बताया गया है, ये चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है ना? तो ये सब एप्लीकेशंस है। ऐसे बहुत सारी जगह पे आप इस चीजों को एप्लीकेशंस देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता दिया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको डिटरमिनेंट वाले पार्ट्स के देखने को मिल जाते हैं। आप डिटरमिनेंट तो चलो 12th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन आप जब आफ्टर 10 जब भी आप जेईई का प्रिपरेशन करने आते हैं, या मतलब मान लीजिए 11th क्लास का आपको सिलेबस पढ़ना है, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जहां पे डिटरमिनेंट की यूज आपको देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में आप जब वेक्टर पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स में, तो वहां पे आपको डॉट और क्रॉस की बात आती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करना होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि आप उस लेवल पे पढ़ते हैं तो वहां पे आपको डिटरमिनेंट की यूज होगी। ये तो कुछ चैप्टर्स में बताया, और भी बहुत जगह इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं फिर इसके आगे आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज में आपके पास यहाँ पे एक दो और प्रॉपर्टीज था, आपको पहले मैं 4 प्रॉपर्टीज बताया था। यहाँ पे आपके सामने एक दो और प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट वाले प्रॉपर्टीज है, जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिएगा क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट उसके ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए कोई के है एक नंबर, उससे मल्टीप्लाई करें, देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। बस ये बात हो जाती है। क्या यहां पे समझिए, एग्जांपल से समझिए बच्चों, कोई एक आपके पास डिटरमिनेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, किसी रो में या किसी कॉलम में। मान लीजिए कि फर्स्ट रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया के और के, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इससे आपके पास क्या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा। आपको यहाँ पे जो के और के इस तरह से जो मल्टीप्लाइड फॉर्मेट था, इसको कॉमन निकालते तो यहाँ आ जाता। इट मींस डेल्टा डैश इक्वल टू, हम लोग ये बोल सकते थे डेल्टा डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाता।
यहाँ पे आपके पास k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है, डेल्टा डैश इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डेल्टा आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपके पास मींस टोटल रिजल्ट्स में जस्ट वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया बच्चों ना? ठीक है। और आपको ये भी पता है जैसे कि कोई भी कांस्टेंट से किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके ही मल्टीप्लाई होता है। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में क्या था बच्चों, जब किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास वो कांस्टेंट उस मैट्रिसेस के इस ईच एंड एवरी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, ये बात थी। तो यहाँ पे आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिसेस में ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अगला एक और पॉइंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, देखिएगा आपको प्रॉपर्टीज वाइज आप इसको लिख सकते थे, मैं बीच में आपको एप्लीकेशंस बताने लग गया, आप पहले प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या नोट पॉइंट डाल के मैं लिखा हूं यहाँ पे, बस आपको समझने से मतलब है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, आपके पास देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इस चीजों को मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, आप एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं आपको इसको क्या था ये चीजें आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, फिर आप बेहतर समझ पाएंगे। लैंग्वेज से ज्यादा बेहतर होता है आपका ये, मतलब हम यदि एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करें तब। ठीक है बच्चों, एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपने नोट कर लिया हो तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूं, देखिएगा क्या था। आपके पास कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपको ये बोला जा रहा है कि कोई एक डिटरमिनेंट है ऐसा, a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड। ठीक है, a2 b2 c2, a3 b3 c3, कुछ इस तरह का पार्ट है बच्चों, आप समझने की कोशिश करो। आपके पास क्या बोला मैं यहाँ पे कि फर्स्ट में a1 प्लस एक्स है, ठीक है, उसके बाद यहाँ b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, और बाकी आपके पास एज इट इज, सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का क्या टेक्निक होता है, कैसे आप इसको लिखोगे तो मैं बता रहा हूं। ये जो पार्ट है, मान लीजिए इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये पार्ट आपके पास फर्स्ट में देखिए a1 a2 a3, फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3 लिखा आपने, यहां पे b1 b2 b3, b1 b2 b3, ठीक है, यहां पे क्या c1 c2 c3 ऐसे लिखा, प्लस। अब आपको प्लस करना था, अब क्या लिखने वाले थे यहाँ पे, तो आपके पास चल ये तो लिख दिया, अब इधर वाला पार्ट आपके पास ये x वाला पार्ट को कैसे लिखेंगे बच्चों, आप बताइए। फर्स्टली तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 आपके पास जैसा पार्ट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। अब जो आपको लिखना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे लिखना है ये वाला पार्ट, x वाला पार्ट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट x y और z, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया, ये x ये y और ये z है। यहां क्या होनी चाहिए, यहां पे क्या यही एलिमेंट होगा क्या, बिल्कुल यही एलिमेंट होगा, a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब इस ये एक डिटरमिनेंट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ये इसे नहीं समझ में आया, ये तो मान लो मैं आपको रो में ऐड करके दिखाया था, जब आप कॉलम में समझेंगे तो देखिए कैसा, एक और एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ऐसा है कि 2 प्लस एक्स, आपके पास इधर 5 7 ऐसा कुछ, यहां पे 5 माइनस एक्स, या कोई भी नंबर ले लेते, वाई ले लेते, दिक्कत नहीं, 7 8, ठीक है चलेगा। और इधर आपके पास क्या 9 माइनस या प्लस जेड, इधर आप मान लो 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, ऐसा कुछ पार्ट है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट रो के साथ ऐसा ऐड हुआ, यह सब्ट्रैक्ट हो गया था, यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा। इसको कैसे लिखेंगे, तो पहली बार तो आप 2 5 9 लिखोगे, 2 5 9, ठीक है, इधर वाला एज इट इज 5 7 2 7 8 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या x माइनस वाई जेड लिखना है क्या, हाँ, x माइनस वाई आपके पास जेड, x माइनस वाई जेड, और बाकी एज इट इज 5 7 2 7 8 3, कुछ इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर देते हैं। बस ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी जैसा आप समझ सकते हैं चीजों को, कि आप इसको, ये जो पार्ट था इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, डिटरमिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक करके जो आपने लिखा, यही मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा था वहां पे। ठीक है बच्चों, यदि आपने नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा बैक जाइए, उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये दोनों एग्जांपल साथ में लिख लेना, तब आपको थोड़ा बेहतर वे में समझ में
लगेगा। ठीक है बच्चों, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये डिटरमिनेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, ऐसा कुछ आपके सामने है। ठीक है, तो हमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये रिजल्ट आएगा। पहली बात तो मैं रिजल्ट लिख दिया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बोल सकते थे कुछ यहाँ पे। ठीक, इस रिजल्ट को यदि आप याद रख पाएंगे तो रख लो, अदरवाइज कोई खास दिक्कत नहीं है। चलो ये तो चलो इतना हो गया, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा वो भी बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे प्रूफ के तौर पे बात कर लेता हूँ, प्रूफ कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगानी चाहिए। R1 को चेंज कर रहा हूं, R1 माइनस R2 एंड आप कोई और दूसरा को ले लीजिए, R2 को भी चेंज कर R2 माइनस R3 से, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी आप लिखो, कैसा भी आप लिख पाएंगे, यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं होने वाले बच्चों। ठीक है, मान लीजिए ये यदि ऑपरेशंस लगाए तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट आपके पास R1 माइनस R2, तो ये 0, ये x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला अगेन 0, ये y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये कितना 1z स्क्वायर। ठीक है, इतना ही पार्ट बना, ये पार्ट आपके पास आया। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई यहाँ भी था, y माइनस जेड यहाँ भी था। मुझे क्या करना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए, x माइनस वाई माइनस जेड कॉमन ले लेना चाहिए। यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट रो से x माइनस वाई, सेकेंड रो से y माइनस जेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 0 1 x माइनस वाई, ये वाला पार्ट भी 0, आपके पास 1 y माइनस जेड, और ये एज इट इज 1 जेड स्क्वायर, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक कर देना चाहिए। ये गया, ये गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो x माइनस वाई, y माइनस जेड, ये 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक करूंगा तो आपके पास कितना हो जाएगा y माइनस जेड माइनस x प्लस वाई, कुछ इस तरह से। आपके पास क्या कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, आपके पास y और y तो कैंसिल नहीं होगा, तो बट हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते थे, इसमें के पास प्लस माइनस प्लस, ये वाला पार्ट आपके पास और ये वाला पार्ट आपके पास कितना y माइनस जेड। तो देख लो कि y माइनस जेड माइनस टाइम्स ऑफ, आपके पास यहाँ क्या था x प्लस वाई था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई होता। ठीक है, प्लस होता तो ये वाला पार्ट आपके पास माइनस, यहाँ भी माइनस, तो इससे क्या हो गया, वाई वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल पाएंगे क्या, ये तो एक्स माइनस वाई था। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए आपके पास क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था जेड माइनस एक्स, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ता, माइनस आपको यहाँ पे कॉमन लेना पड़ रहा था। तो एक मिनट, ये आपके पास कितना था y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, यदि आप माइनस यहां से कॉमन ले लेते तो आपके पास यहाँ पे फाइनली रिजल्ट क्या आ जाता, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स आनी चाहिए थी मुझे। तो देखो ये पार्ट तो ठीक है, y माइनस जेड भी ठीक है, z माइनस एक्स होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो माइनस बन रहा था ये वाला पार्ट भी हमारा प्लस होता। ठीक है, अब पता चला यहाँ पे माइनस में प्लस होनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, देखिए z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स अब हमारा जाके कंप्लीट वे में। ठीक है, यही रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा मैंने, दो ऑपरेशंस यूज करा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बच्चों। आपको दो रो को चेंज करना था, फर्स्ट रो और सेकंड रो को, या सेकंड थर्ड भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन निकल रहा था कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो मैं a माइनस बी वाला पार्ट कॉमन निकाला, x माइनस वाई वाला कॉमन निकाला तो x प्लस वाई बना। यहाँ y माइनस जेड कॉमन निकाला तो y प्लस जेड बना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर 2 में हम बात कर लेते हैं, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपके पास ये वाला पार्ट है, ये जो आपके पास एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कुछ ऐसा होता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक ऑर्डर वे में बन रहा है ये चीज, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी मैं बात कर रहा हूँ एक साइक्लिक ऑर्डर वे में, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स जैसा, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ, ये जेड है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा आपके सामने रिजल्ट आता है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये रिजल्ट इक्वल टू ये रिजल्ट कैसे आता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, R1 ही चेंजेस बाय R1 माइनस R2 एंड R2 ही चेंजेस बाय R2 माइनस R3, बस वही सेम ऑपरेशंस यहां भी लगाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका बताइए मुझे, 0 हो जाएगा, x माइनस वाई, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, ये 0
y माइनस जेड, वाई क्यू माइनस जेड क्यू, और ये पार्ट एज इट इज है, इसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगेन x माइनस वाई तो कॉमन आ जाएगा, ये बात समझ पा रहे हो, यहां से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे 0 1, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस वाई जेड बाहर आया, a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, तो चलो बाहर निकल गया, बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बात। ठीक है, 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जेड क्यू, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कोई ऑपरेशंस लगाने की जरूरत नहीं, बस आप इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेक कर दीजिए, तो ये गया ये गया, बाकी पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड, हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइन प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके तो आपके पास यही वाला रिजल्ट आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या वाई जेड एक्स वाई जैसा पार्ट है, इसको आप यदि अच्छे से थोड़ा सा कॉमन लेना चाहेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप कर लेंगे आई होप। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, आपके पास ये नंबर 3 में एक आपके पास ऑल इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर, आपके पास जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई वाला पार्ट है। ये जो आपके पास पार्ट है इसको भी सॉल्व करने के लिए वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाओगे आप, कोई दो रो को आप कोशिश करिए जीरो बनाने का, यदि बन पाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो आपके सामने एक रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट है इसको ऐसे कैसे लाएंगे, इसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं। अब क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, अभी तक मैं आपको इतना क्वेश्चंस में बताया हूँ, और पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ मैट्रिसेज वाला टॉपिक्स में, तो आप उसको जाके देखिए और आपको बेहतर वे में समझ में लगेगा कि ऑपरेशंस होता क्या चीज है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते कैसे, उस ऑपरेशंस को लगाने के बाद आपका जो रिजल्ट बनता है कुछ इस तरह का रिजल्ट आपके सामने आता है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, आप लगा पाओगे आई होप, मतलब मैं आप इतना उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आप इस पे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों, कर लेंगे ना, बताओ मुझे। ठीक है, तो चलिए ठीक है आप कर लेंगे। अगला एग्जांपल आपके सामने ये है कि नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट मैट्रिसेज है, देखिए एक ऑर्डर वे में एबीसी बीसी ए सी ए बी जैसा पार्ट है, ये पार्ट ऐसा होता है, क्या होता है ये चीज 3abc माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जैसा कुछ पार्ट होता है। जब आप इसको तो अच्छे से लिखेंगे तो माइनस कॉमन लेके तो कुछ इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिख पाते, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ये एक रिजल्ट आपका बन जाता है। ठीक है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट आपके पास नंबर 5 में आप बोलेंगे यहाँ क्या करूंगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, आप कोशिश करिए किसी दो रो को या किसी कम से कम एक रो भी तो कम से कम ये एक एलिमेंट या कम से कम दो एलिमेंट जीरो हो जाए, इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यहाँ पे भी वही आप दो जीरो बना लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको इस तरह का एक रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ अभी तक टोटल 5 डिटरमिनेंट्स बताए हुए, 5 के 5 याद रहा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आगे जब आप कोशिश करने जाएंगे तो वहां पे इसका डायरेक्ट वे में यूज आपको देखने को मिल सकता है बच्चों, डायरेक्टली याद रख सकते चाहो तो, या नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लेंगे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लेसन में मैं यहीं तक रहने देता हूं, अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा क्रेमर्स रूल के बारे में, जो डिटरमिनेंट मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उस चीजों को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आऊंगा, आज के लेसन में मैं बस यहीं तक रहने देता हूं। अभी तक यदि आपने मैट्रिसेज का वीडियो नहीं देखा तो वो एक एक करके वीडियो देखिए, टोटल मैट्रिसेज वाला पार्ट कंप्लीट वे में यहाँ पे दिया गया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा बच्चों, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेसन में जो लेके आएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ पे जो भी लेके आता हूँ यहाँ पे लेसन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट सा लेसन्स होता है, वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप तक पहुंचे बच्चों। ठीक है, और आपके लिए यदि मैं इस तरह से आपके पास कंटेंट लेके आ रहा हूँ, एक से एक बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक लाइक और एक कमेंट तो
कर ही दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लेसन में इतना ही, थैंक यू।